गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम आरआरबी एनटीपीसी सीबी2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका फेज 2 की डेट आ गई है, एग्जाम होने वाला है उसी के क्वेश्चन। ओके, तो हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये कि कौन सी संख्या √5 और √7 के बीच में आने वाली एक परिमेय संख्या है। √5 और √7 के बीच में कौन सी एक संख्या है जो आपके ये ऑप्शन 4 दिए हैं आपको, 21/5, 6/5, 12/5 और 16/5। ये इन चारों में से एक जो संख्या है जो √5 और √7 के बीच में लाई करेगी आपकी, आपको ये बताना है। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको √5 और √7 ये जो आपका है, आपको इनके मान पता होने चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो या तो आप थोड़ा सा, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप निकाल लें इनका मान, नहीं तो आपको सीधे इसका मान होता है 2.2 और कुछ समथिंग, और इसका होता है 2.6। तो जो आपका नंबर होगा परिमेय संख्या वो इन दोनों के बीच में आएगी, तभी वो मतलब इससे वो बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, इन दोनों के बीच में आएगी, तभी वो आपकी जो परिमेय संख्या है मानी जाएगी। इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो आप देखें, इसको हम ऑप्शन से सॉल्व करें तो बहुत ज़्यादा, जैसे ये पहला ऑप्शन है आपका 21/5 ये, तो हम इसको सॉल्व करें तो आपका क्या आ जाएगा, 5 को 20, 5 दूनी 10, 4.2 आया। तो आप देखें इन दोनों के बीच में आ रहा क्या, ये नहीं आ रहा ना, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत। अब सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे। सेकंड ऑप्शन है आपका 6/5। आप इसको चेक करें, 5 1 5, 5 दूनी 10, 1.2। देखो 2.2 से छोटा है 1.2, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला आएगा आपका तीसरा 12/5। ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाए, 5 को 20, ये आ गया आपका 2.4। तो आप देखो ये 2.2 से बड़ा है, 2.4 बड़ा है कि नहीं, और ये इससे छोटा है, 2.6 से छोटा है। तो ये जो नंबर है यही आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो ये 12/5 है, वो इन √5 और √7 के बीच की परिमेय संख्या है। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप तीसरा चेक करना चाहें तो वो भी कर लें। 6/5 है, 16/5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 15, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 3.2 आया आपका। तो देखो ये इससे बड़ी है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। आपका ऑप्शन कौन सा, तीसरा ऑप्शन जो है ये वाला सही हो जाएगा। इन दोनों के बीच में है 2.4। ओके, आगे बढ़ते हैं। x बराबर 5 और y बराबर 2 पर 16x⁴ प्लस 25y⁴ माइनस 40x² का मान ज्ञात कीजिए। अब देखें, ये आपका है 16x⁴ प्लस 25y⁴ माइनस 40x²y। ये तो आपका एक तरीका तो ये है कि आप x और y के मान दोनों रखें इसमें, और दूसरा आपका तरीका क्या है, कि आप इसको देखो, आप ये आपको a माइनस बी के फॉर्म में नहीं लग रहा, दिख रहा ना, a माइनस बी के फॉर्म में, तो आप इसे a माइनस बी का फॉर्म बना लें। ये हो जाएगा आपका 4x²⁴ होगी 4x⁴ 4x⁴ गुणा 4x⁴ करोगे आप तो 16x⁴ आ जाएगा। ऐसे ये है 25y², तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5y⁴ ये माइनस है। अब ये 2ab की फॉर्म में आएगा, तो आपका ये 2 इंटू a का मान क्या है, 4x² और b का मान क्या है, 5y। अब देखो आप 5 को 20 दूनी 40, x²y आ गया। अब ये a माइनस बी की फॉर्म बन गई, तो आप क्या करेंगे, 4x² माइनस 5y 5y⁴ 2, ये आ गई आपकी फॉर्म। अब इसमें आप x और y के मान रख दें, आपको आसानी से आ जाएगा। कैसे, ये 4 रखा आपने इंटू ये 5⁴ 2 आ गया, x बराबर 5 रख दिया, माइनस 5y बराबर 2 दिया है, ये देखो यहाँ पर 2 रख दिए, ये होल पावर क्या होगी 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 25 100 को 100 आ जाएगा, ये आपका आ गया 100 और माइनस 5 दूनी 10, माइनस 10 इस पे पावर 2, तो 100 में से 10 के क्या बचा, 90 पे पावर 2 का मतलब होता है 90 गुणा 90,
90 गुणा 90, तो ये आपका आ गया 8100। ये आपका कौन सा ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ए और बी एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तथा ए और सी 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए, बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? देखो आप, ए और बी 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ये तो उसका है वर्क एंड टाइम का। ए प्लस बी 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और बी और सी, बी प्लस सी 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तथा ए और सी, ए प्लस सी 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम, जो एलसीएम होगा आपका वही क्या आ जाएगा आपका टोटल वर्क। तो 9, 12, 18 इसका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा 36। कैसे लेते हैं एलसीएम, ऐसे ही तो लेते हैं 9, 12, 18। चेक कर लें, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 छंग 18, 3 से 3 एकम 3, 4, 3 दूनी 6, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 12, 36 आगे। बस ऐसे निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपका है 36। अब 9 का भाग 36 में देंगे तो आपका आएगा क्या 4, 12 का भाग 36 में देंगे तो ये आ गया आपका 3, 18 भाग 36 में दो आपका आगे 2। तो ये आपकी क्या होगी एफिशिएंसी। अब तो यदि इसका मतलब होगा a प्लस 2a प्लस 2b प्लस 2c की जो देखो दो बार है ना, तो देखो 2 बार a हो गया, 2 जुड़ गया, 2 बार b, 2 बार c, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c की जो क्षमता कितनी है 4, 3, 7, 2, 9 ये हो गई। अब इससे a प्लस b की क्षमता निकालें, उसी ने यही पूछा है a b और एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो इसमें 2 कॉमन ले लो आप, तो a प्लस b प्लस c बराबर 9 हो गया। तो आपकी a प्लस b प्लस c 9/2 हो गया। तो आपकी a और b और c की जो क्षमता है वो कितनी आ गई 4.5। आपका टोटल काम कितना है 36, और आपकी जो क्षमता कितनी है तीनों की 4.5। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा 0, 9 पना 45, 9 चौको 36, 5 40। तो आपके कितने दिन आ गए 8 डेज में। ए बी सी यदि तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे 8 डेज में कर लेंगे। आपका कौन सा ऑप्शन सेकंड, 8 डेज में आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अजय ने ऋषि से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि अजय ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो ऋषि ने कितने अंक प्राप्त किए। तो देखो उसने कहा 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, किसने अजय ने। तो हम 200 का 54% निकाल, सबसे पहले 200 का 54% कैसे निकालते 54%, ऐसे ही तो निकालते 200 का 54/100। 2 से ये 2 कैंसिल, ये आपका आया 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 108 आ गया। उसने कहा है अजय ने ऋषि से 12 अंक अधिक प्राप्त की, तो ऋषि ने कितने अंक, अब ये जो अजय जी किसके अंक आए आपके अजय के। अब अजय ने कितने अंक 12 अंक अधिक प्राप्त किए थे ऋषि से, और ऋषि के पूछे हैं तो 108 में से क्या कर दें 12 माइनस कर दें, तो आपका क्या आ जाएगा 96। तो ऋषि ने कितने अंक प्राप्त किए, कितने प्राप्त की 96। तो आपको कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 96 अंक प्राप्त किए। ओके, आगे बढ़े। एक टैंक ए और बी, 2 इनलेट पाइप। इनलेट का मतलब होता है जो पानी अंदर डालते हैं, किसी टंकी में जो पानी मतलब नल जो होते हैं वो अंदर पानी डालते हैं, उसे इनलेट पाइप कहते हैं। इसे क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। ए से कितने 15 घंटे में, और बी से कितने घंटे में 20 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट सी पूरे टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। जी जो सी पाइप है आपका ये क्या कर रहा है 12 घंटे में मतलब खाली कर रहा है, इसलिए हमने माइनस लगा लिया क्योंकि उसकी जो क्षमता आएगी वो क्या है बाहर निकाल देंगे पानी को। यदि टैंक खाली हो तो ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा आपका, टैंक कितने समय में भर। तो सबसे पहले आप इसका क्या टोटल वर्क निकालो, वही सेम प्रोसेस है वर्क इन टाइम वाला। इसकी क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो 15, 20 और 12 का एलसीएम लेंगे, आपका कितना आएगा
60, 15 का भाग 60 में देंगे आप 4 आएगा, 15 चौके 60, ए की क्षमता आ गई। 20 का भाग 60 में देंगे आप 20 × 60, 3 की आ गई, 3 आ गई किसकी क्षमता, बी की। और सी जो पानी बाहर निकाल रहा है उसकी क्षमता कितनी है, 12 × 5 = 60, तो -5। ये इसकी किसकी क्षमता है, सी की है, सी की क्षमता है। तो अब देखो 4 अंदर जा रहा है, 3 अंदर डाल रहा है, लेकिन सी जो है वो 5 बाहर निकाल रहा है, तो ओवरऑल जो आपका पानी जाएगा वो कितना जाएगा, 4 + 3 - 5, ऐसे ही तो होगा। तो 4 और 3 7, 7 - 5, मतलब ओवरऑल जो आपका पानी जा रहा है वो कितना जा रहा है, 2 जा रहा है। अब आपकी क्या है, यदि टैंक खाली है, कोई टंकी खाली है और 60 लीटर की टंकी है, उसमें 1 घंटे में है ना, हाँ 1 घंटे में 2 लीटर पानी जा रहा है, तो कितने घंटे में भर जाएगी, इसका भाग दे दो, 30 घंटे। कितने घंटे लगेंगे उसे, 30 घंटे में, ये 30 घंटे में आपकी पूरी वो क्या टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा, 30 घंटे में आपकी क्या टंकी भर जाएगी। ओके, आगे बढ़। किसी संख्या के 5वें भाग को जब 3 से विभाजित किया जाता है, मान ली हमने कोई संख्या विभाजित किया जाता है, आगे बढ़ो, तो प्राप्त परिणाम 80 के आधे के 10वें भाग के आधे का 3 गुना होता है, वह संख्या ज्ञात करना। ये भी आपका उसमें आया हुआ है, ये सारे जो क्वेश्चन है आपकी, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये या तो 2021 फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हैं, या 2017 जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई थी सीबीटी की, आरआरबी एनटीपीसी की, उसका। तो देखिए आप, माना हमने कोई संख्या थी x थी वो, ठीक है, उसने कहा किसी संख्या के 5वें भाग को, अब इस संख्या का 5वां भाग क्या हुआ, 1/5, यही तो हुआ। किसी संख्या का x का 5वां भाग, यही तो हुआ, x/5। उसने कहा जब 3 से विभाजित किया जाता है, तो अब क्या इसमें हम 3 का भाग दे दें, ये कह रहा है। तो अब इसको वो करेंगे तो ये आएगा आपका x/5/3। अब 3 की क्वेश्चन ही तो 1, अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, तो आपकी संख्या जो ओवरऑल निकल के आया, प्रोडक्ट आपका क्या हुआ, x/15, ये आई। अब किया जाता है तो प्राप्त परिणाम जो ये आपका x/15 प्राप्त हुआ, 80 के आधे, अब इसको सॉल्व करेंगे, जो x/15 है आपका वो किसके बराबर है, वो क्या कहा उसने, विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिणाम आपका x/15। उसने कहा प्राप्त जो परिणाम हो 80 के आधे, 80 का आधा कर दो, 80 के आधे के 10वें, इसका 10वां भाग, 10वें के आधे, फिर इसका आधा का 3 गुना होता है। 3 गुना मतलब 3 का गुणा करा दो, तो वह संख्या क्या, तो ये इसके बराबर है, यही तो बोल रहे हैं। अब देखो 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, ऐसे काट दो, 8 बार चला गया, 2 से 4 बार और 2 से 2 बार, ठीक है। तो 2 × 3 6 आया, 6, तो आपका क्या हुआ, x/15 बराबर 6/1, यही बचा। कैसे गुणा करा देंगे, तो x बराबर क्या आ गया आपका 90, तो आपकी जो संख्या थी वो कितनी थी, 90 थी। आया समझ में, आगे बढ़े। देखो m+3, m+5, m+6, m+9 और और ये वो वाला नहीं है, ये वाला और है, और m+12 के मध्य का मान क्या होगा, मध्य का मान, वही मध्य मान बोलते जिसे। तो क्या है मध्य मान, कैसे निकालते हैं आपको पता है, उनके इन सबको ऐड कर लूं और नंबर ऑफ जी हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ मतलब जी नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर है, ऐड करके 5 का डिवाइड कर दो, मतलब प्रोडक्ट में किसका डिवाइड कर देते हैं, मतलब एडिशन का जो प्रोडक्ट आता है उसमें नंबरों की जो संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हम ऐड करें 5 + 3 + m+5 + m+6 + m+9 और आपको क्या बचा, m+12, ये है। इन सबको ऐड करें तो 1m 2m 3m 4m 5m आ गए, 5m। अब 5 3 8, 8 6 14, 14 9 23, 23 और 12 कितना होता है, 23 और 12 35 आ गया, +35, ठीक। ये अपॉन में क्या आएगा आपका 5 आएगा,
क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कितने थे, 5 थे ना, 1 2 3 4 5 5। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, तो ये 5 कॉमन लिया आपने तो m + 7 बचा, यहाँ बचा, ये अपॉन में क्या आ गया आपका 5 आ गया, 5 से ये 5 कैंसिल, आपका मध्यमान कितना आ गया m + 7, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, m + 7। ओके आया समझ, आगे बढ़े। 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कितना होगा। आपको ऑप्शन जी दिए, 25% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, 20% लॉस, 25% लॉस। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 10 कमीज का क्रय मूल्य कहा है उसमें, तो 10 कमीज का सीपी किसके बराबर है, 8 कमीज के विक्रय मूल्य के, 8 कमीज के एसपी के बराबर है। सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। देखो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एसपी सीपी का मान नहीं पता रहता, 10 गुणा ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ये आपका हो गया विक्रय मूल्य। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है, जितने में खरीदते हैं वो होता है क्रय मूल्य सीपी, और जितने में बेचते हैं वो होता है आपका विक्रय मूल्य। ये तो आप इससे रेशियो निकालना है। देखो जब भी आपको परसेंटेज पूछा करे ना, परसेंटेज निकालने के सबसे अच्छा तरीका आप चीजें रेशियो में लेके चलें, क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगी, उस क्वेश्चन जो आपका सॉल्व बहुत जल्दी होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, ये बराबर किसको हो जाएगा, ये 8 बटे 10, यही होगा। अब इसको अपन रेशियो में ला सकते हैं, तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यही है आपका क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5, तो लाभ कितने का होगा, 1 रुपए का होगा, 1 रुपए का, 1 रुपए का लाभ इंटू 100 अपॉन आपका क्रय मूल्य कितना है 4, हो गया 4 25 100, 25 आया। अब उसे लाभ हो रहा था क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है आपका, तो 25% का क्या हो गया उसे प्रॉफिट। हो गया आगे समझिए, 25% का क्या हो गया प्रॉफिट, ये आपका 25% का प्रॉफिट। आगे बढ़े, 3/8 का दशमलव प्रसाद दशमलव को कितने अंक बाद समाप्त होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3/8 है, 3/8 का मतलब क्या होगा, 8 का भाग दें 3 में, देखना है दशमलव प्रसार कहां तक जाता है इसका, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया तो कितनी बार गया, 8 × 3 = 24, फिर कितना बचा 6 माइनस किया, फिर दशमलव बढ़ाया 8 × 7 = 56, फिर 4 बचा, फिर 0 बता दिया, 8 × 5 = 40, कट गया यहाँ पूरा, तो कितने अंक तक गए, 3 अंक तक गया ना, तो आपका वही आंसर हो जाएगा 30। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, ये 2021 में आया था CBT फर्स्ट में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में 1600 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 15% वार्षिक दर पर 2116 हो जाती है। इस सवाल को वैसे तो ये देख के मतलब सवाल जो है सामने से देखो, आंसर आना चाहिए इसका, और इसका एक सॉल्यूशन भी है, तो मैं पहले आपको सॉल्यूशन बता दूं फिर ट्रिक बताऊंगा। तो ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है, रेट दी हुई, क्या होता है अमाउंट बराबर 1 + R/100 पे पावर n, यही होता है, n निकालना है, बाकी सब दिया है आपको। ये हो गया आपका 2116 = 1600, 1 + R = 15/100 पे पावर n, ठीक है। इसको आप यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2116 बटे 1600, ये आपके क्या होगा 1 प्लस, ये काट दो, 5 से कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 0 20 आएगा, तो ये हो गया आपका 1 + 3/20 पे पावर n। अब इसको आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किससे हो जाएगा 4 से हो जाएगा, देखो लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं ना, पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, 0 0, ये 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 4 9 36, ठीक। अब ये इसको सॉल्व कर लो, आप इसको सॉल्व करोगे तो सीधे ऐसे सॉल्व कर लिया करो, टेंशन नहीं होते, 20 × 20, 1 × 3 20 और 3 23, 23/20 आ गया, तो ये क्या होगा 529/4
400 बराबर 23/20 पे पावर n। ये हुआ, देखो यहाँ ये आ गया। अब ये क्या है आपका 529 किसका वर्ग होता है, 23 का होता है ना, और 420 का, ये हो गया 23/20 पे पावर 2। कोई दिक्कत? और ये क्या हो गया 23/20 पे पावर n। देखो दोनों के ये समान है, तो ये आपका n बराबर क्या आ गया 2 आ गया, सीधे आ गया आपका n बराबर 2 वर्ष। 2 वर्ष में आपका ब्याज कितना हो जाएगा। अब मैं आपको तरीका बताऊं सिंपल, देखो आप सीधे ये लिखो 1600 ये आपका 1600 अनुपात में लिखेंगे आप 2116। ठीक है, अब ये जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है जब तक कर लें अपन हम, तो ये 4 से हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 529, ये आपका 400। ठीक है, अब ये क्या है वर्ग है, इसका मतलब है 2 साल लगेंगे। यदि ये घन होता तो 3 साल लगते, यदि चतुर्थांश हो तो 4 साल लगते। ठीक है, बस सीधा देख के आप यहाँ से सॉल्व करें, ये करने की जरूरत ही नहीं आपको, सीधे यहीं से आंसर आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16 और 40 का तीव्र अनुपाती क्या होगा, ये बहुत फंसाने वाले क्वेश्चन है क्या, अब हम लोग भूल जाते, ये भी उसमें आया हुआ है आपका 2021 में। देखो उसने पूछा तृतीय अनुपाती, इसका मतलब क्या होगा ए और बी के मान ये दिए हुए हैं हमको, दिए हुए, और आपको कैसे निकालते हैं तृतीय अनुपाती निकालने का, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। देखो ए और दोनों बी दिए, सी निकालना है हमको, ये वाला क्या करना है, ये निकालना है। तो मान एज इट इज रख दो इसमें, ये 16 ये हो गया 40 समानुपात ये 40 अनुपात सी, अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा, यही तो होता है। तो ये हो गया आपका 16C बराबर 40 गुणा 40। ठीक है, तो ये C बराबर क्या हो गया 40 गुणा 40 बटे 16। तो 4 से ये कटा तो 10, 4 से ये कटा तो 10, तो C बराबर क्या आ गया आपका 100 नहीं आ गया, आपका तृतीय अनुपाती क्या हो गया 100। समझ गए, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण, देखो द्विघात समीकरण नहीं है, हाँ द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं, तो पहले मैं बता दूंगा आपको द्विघात समीकरण त्रिघात समीकरण पहचानते कैसे। जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो वो द्विघात समीकरण है, जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो त्रिघात समीकरण है, जिसकी मैक्सिमम पावर 4 हो चतुर्घात समीकरण है। तो आप इसमें ये देख लें कि किसकी जो मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, मतलब 2 हो नहीं सकती। देखो आप m का गुणा इसमें कराओगे तो m स्क्वायर, और कहीं गुणा हो नहीं रहा, तो इसकी पावर तो 2 है। ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे आप, तो y स्क्वायर प्लस 4y आएगा, तो ये भी है क्या है द्विघात समीकरण। ये देखो x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, x स्क्वायर प्लस x, यहां से आएगा आपका x स्क्वायर, 3 तो नहीं आएगा, तो ये भी है आपका। देखो ये m पे पावर 3 मिल गई, तो ये क्या है, ये आपका क्या नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इस पे पावर मैक्सिमम पावर कितनी है 3, इन तीनों में मैक्सिमम पावर क्या है आपकी 2, इसमें कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि उसने पूछा द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े। यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी हो जाती है तो 279 का भुगतान किया जाता है, मूल बिल कितना है। आपके ऑप्शन ये है 310, 320, 280, 340। देखो वो कह रहा है किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 का भुगतान किया जाता है, मूल बिल कितना है। तो हम मान लें मूल बिल x है, मूल आपका जो बिल है वो कितना है x मान लिया। अब उसने कहा 10% की कमी हो जाती तो 279 हो जाता, तो हम क्या करें सीधा, या तो आप ऐसा करें x का 10% निकालें, वो इसमें जोड़ें, फिर वो करें, तो सीधा आप क्या x का 90% निकालें, 10% की कमी हो रही है ना इसमें, हो रही, तो x का सीधा 90% निकाल लो। ये x का जो 90% ये किसके बराबर होगा 279 के, ये होगा बराबर आपके 279, यही तो होगा, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा पलट के गुणा, ये हो गया आपका 279 गुणा 100 बटे 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 27, 9 1 9, 310 आ गया आपका आंसर। 310 रुपये में यदि 10% की कमी करोगे आप तो 279 आ जाएगा आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, आगे बढ़े।
400 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है तो 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो आप 400 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है, यात्रा कर रही है, तो 600 मीटर लंबी पुल को, कितने मीटर लंबा है, 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले आप यूनिट्स देखा करो इसमें, ये मीटर में, ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। जैसे सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें तो ये क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले इसे किसमें, मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई, तो 60 गुणा 5/18 करेंगे तो ये 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 0, 6 × 18 आपका कितना आ गया 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया। ये आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़ें। 50/3 आ गया आपके 4। अब बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। उसने पूछा पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। टी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है फॉर्मूला। और आपको स्पीड ये दी हुई है और डिस्टेंस आपकी ये दी हुई है। 400 मीटर लंबी ट्रेन है, 600 मीटर पुल है, तो दोनों ऐड होंगी कि नहीं, 400 + 600 ये होता है। और आपकी क्या है स्पीड मीटर 50/3, ये हो गया आपका 1000। 400 और 600 1000 हो जाएगा, बटी 50/3 है तो ये 3 जो है वो प्लेट के ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 50 जो का तो रहेगा मल्टीप्लाई 3 का। आप ये से ये कैंसिल, 5 दूनी 10, 0 20 × 60, 60 सेकंड लगेंगे उस पुल को पार करने में। ट्रेन को कितना समय लगेगा 60 सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके बढ़िया। उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका और घन का आयतन पूछा है, तो आपको ये तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मेन सॉल्यूशन के, तो आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। यदि ये नहीं पता तो सवाल आएगा ही नहीं। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा पे पावर 2, ये होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। तो आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 1944, तो आप इससे भुजा निकाल लेंगे और भुजा निकाल लेंगे तो आप घन का आयतन निकाल लेंगे। तो ये आपको क्या है 1944 बराबर 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यही है। अब जी 6 गुणा में यहाँ भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1944/6, ये बराबर है आपके भुजा स्क्वायर। तो 6 से आप काटेंगे तो 6 × 18, 1 बचा, 6 दूनी 12, 2 बचा, 6 चौको 24, ये हुआ। ये आपका आया 324 बराबर है किसके भुजा स्क्वायर के। अब देखो ये स्क्वायर इस साइड से इस साइड आएगा तो रूट में हो जाएगा चेंज, इसे हम ये लिख सकते हैं √324 बराबर भुजा हो सकते हैं। तो ये भुजा बराबर क्या आ गई आपकी 18 नहीं आएगी, 324 18 का स्क्वायर होता है कि नहीं, तो आपकी 18 आ गई भुजा। अब आपको निकालना क्या है घन का आयतन। घन का आयतन आपको पता है कितना होता है, घन का आयतन होता है भुजा पे पावर Q, जी है। घन का आयतन जो होता है वो होता है आपका भुजा पे पावर Q, ये होता है। भुजा आपको पता है 18 पे पावर Q होगा, कर दो आप 18 गुणा 18 गुणा 18, इसका मतलब ये हुआ 18 पे पावर 3। 18 पे पावर 3 का मतलब होता 18 का 3 18 गुणा 18 करोगे आप 324 आएगा, 324 गुणा 18 करोगे तो आपका आएगा 5832, कर लो गुणा 18 × 72 की, तो वहां से लगाई 7, 18 36, 36 और 7 43 की 3, हासिल लगाई 4, 18 × 4 5832, ये है आपका 5832 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा घन का आयतन। ओके कोई दिक्कत, बढ़े आगे।
आगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 4 अंकों की इससे बड़ी बड़ी संख्या क्या होती है। तो 4 अंकों की जब भी आपको पूछे बड़ी से बड़ी, तो जितने अंकों के पीछे उतने ही 9 लिख दो आप। 4 अंकों की पूछे 491 ये हो जाएगी। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9999। अब उसने पूछा छोटी से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 83 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप 83 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, हमको तारा 9 का। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार। 3 बार याद हो जाए 3 8 24, 2 बार 2 3 6 2 8 16, 2 3 6 2 8 16, 9 में 6 गया 3, फिर हमको तारेंगे 9 का। भाग नहीं जा रहा, भाग जाएगी 0। अब 39 बचा। अब आप देखें यदि मैं इससे 39 घटा दूं तो आपकी छोटी संख्या नहीं आ जाएगी। ये इतना ही तो ज्यादा है। देखो यदि आप इसमें 39 जोड़ देंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, आप यदि इससे 39 घटा दें, पहले जगह 39 जोड़ेंगे तो 5 अंकों की नहीं हो जाएगी। 39 घटा दें तो वो सबसे बड़ी संख्या होगी, क्योंकि इसमें 39 ही तो ज्यादा पड़ रहे हैं। जो नहीं तो एक तरह से विभाज्य नहीं हो जाता। यदि ये 39 ज्यादा नहीं होती तो ये पूरा विभाज्य हो जाता। तो आप क्या करें, इससे 999 -39 कर दें, ठीक है। तो 9 में से 9 0, 9 में से 3 गया 6 और 99 जी। तो जी आपकी जो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी 9960 जी, जो किससे 83 से पूर्णतः विभाज्य होगी 9960 जी। आपको ऑप्शन नंबर 4 सही है। आए समझे, दिक्कत तो है नहीं, आगे बढ़े। तो एक संख्या में पहली 5% कमी की गई, फिर 5% की वृद्धि की गई। शुद्ध वृद्धि या कमी याद करें। आप मान लें कोई, देखो जब भी परसेंटेज मैंने पूछा ना, परसेंटेज का आए तो आप रेशियो में चीजें लेके चला करें। तो आप सीधे मान लो कोई संख्या 100 थी, इससे 5% की कमी हुई तो कितनी बचेगी 95%। माना हमने जो संख्या थी 100 थी, ठीक है, आप 95 बढ़ा दिए मैंने 95/100। फिर उसने क्या कहा 5% की वृद्धि हुई तो 105% होगी। ये तो होगा, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, कोई दिक्कत। अब क्या इन दोनों का गुणा करो 100 का भाग दो, तो आप काटे नहीं, काटने में दिक्कत हो जाएगी। आप सीधा इसका गुणा करा दो। इसका गुणा कितना आसान है, वैसे आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आसान कैसे बनेगा। ये 95 गुणा 105 करना है बटे 100, तो आप 105 को 100 + 5 लिख दो, ठीक है। 100 + 5 लिखो तो 95 का 100 गया 195 100 प्लस, अब 5 बचा था 5 का 95 गुणा करो 25, ठीक है। 2 बची 45 2 47 4 7 5 ये आया। अब ये 4 7 5, अब ये इसमें ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा 9 5 4 9 7 और 5 बटे 100 था, तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। ये आपका हो गया। तो संख्या आपकी क्या आई 99.75 और अपन ने मानी कितनी थी 100। कितनी की कमी होगी इसमें 0.25 की नहीं होगी। इससे इसका माइनस कर दें आप 100 - 99.75। आप इससे ये घटाएंगे तो आपकी क्या आएगी 0.25% की क्या होगी कमी, नहीं होगी। पहले 100 था, अब हमने निकाला, हमने क्या है 99.75, कितनी की कमी होगी 0.25 की, 0.25 की कमी होगी। ऑप्शन नंबर 2, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। एक शहर का नक्शा 1:1,50,000 के पैमाने पर तैयार किया गया है। इस नक्शे पर 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। देखो एक पैमाना है, पैमाना क्या है एक मैप में। अब इसको देखो उसने ये कहा 1:1,50,000, इसका मतलब क्या होगा 1 की वैल्यू कितनी है 1,50,000 है कि नहीं। 1 की वैल्यू कितनी है 1,50,000 और उसने 6 सेंटीमीटर 6 की वैल्यू पूछी है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,50,000 गुणा 6, ये नहीं हो जाएगी। अरे बोलो रेशियो में दिया है, इसका मतलब क्या होगा 1 की वैल्यू इतनी है तो 6 की वैल्यू इतनी, तो 15 छक्का 90 और कितने 4 0 1 2 3 4। अब ये क्या है सेंटीमीटर में आया, आपको आया सेंटीमीटर में, निकालना किस में देखो ऑप्शन किलोमीटर में है ना, तो 1 सेंटीमीटर में आपको किलोमीटर निकालना आना चाहिए। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिलीमीटर, तो कितने हो जाएंगे गिनो किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी 6, मतलब 5 0 आएंगे नीचे,
किलोमीटर में चेंज करने के लिए। टोटल अंक होते 6, तो 5 जीरो आ जाएंगे, एक 1 हो गया। अब काट दो इसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 9 किलोमीटर हो गया, 9 किलोमीटर। तो आंसर आपका आ जाएगा 9 किलोमीटर। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2021 में। जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ये सब एग्जाम में आपके आए हुए हैं। देखो अब ये आ गया आपका त्रिगुणमेंत्री का, a प्लस बी बराबर 9, a प्लस बी बराबर 90, साइन ए बराबर 3/5, तो tan b का मान क्या है? देखो आप, a प्लस बी बराबर 90 है आपका और साइन ए बराबर 3/5, तो tan b का मान देखो, साइन ए बराबर है आपका 3/5 और a प्लस बी बराबर दिया हुआ कितना, 90 दिया। तो देखो आप a बराबर यदि आप इससे निकालें तो आपको क्या आ जाएगा, 90 माइनस बी नहीं आ जाएगा, आ जाए। अब साइन ए की जगह हम 90 माइनस बी रख सकते हैं, साइन ए यहां रख दिया हमने 90 माइनस बी बराबर 3/5, कोई दिक्कत है? अब देखो जब भी 90 में वो होती हैं चीजें तो ये चेंज हो जाता है, साइन का स्क्वायर चेंज नहीं हो जाएगा। साइन 90 माइनस बी का मान पता क्या होता है, कॉस बी। जब भी ऐसे में चीजें देखें, अगर 180 होता तो चिन्ह चेंज नहीं होता, जब भी साइन 90 माइनस बी आएगा, जब चीजें मतलब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा चतुर्थांश जी होते हैं ऐसे 1 2 3 4, ज्यादा डिटेल हो जाएगा आप इसमें पढ़ने। तो साइन 90 माइनस बी का मान होता है कॉस बी, ये कॉस बी बराबर आ गया आपका 3/5, कॉस बी आ गया। अब देखो लाल बटे कक्का आपने सुना होगा त्रिकोणमिति में, लाल बटे कक्का, इसमें क्या आपकी सारी त्रिकोणमिति टिकी हुई है, मतलब जो रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे इसी से आ जाते हैं। इसका मतलब हुआ ये साइन का मान है, ये कॉस, ये टेन, साइन कॉस टेन। तो देखो कॉस का मान होता है एक, लाल का मतलब लंब, ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, ये कर्ण, ये आधार। तो कॉस आधार बटे कर्ण होता है इससे निकालने के बाद, तो मतलब ये हुआ आधार आपका ये है, कर्ण ये है, ये आप त्रिकोणमिति राइट एंगल ट्राइंगल में होती है। तो आपका कर्ण ये 5 है, आधार आपका 3 है, तो आप लंब निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप ये इसको मान लिया अपन हमने ए, इसको हटा दो, हमने इसको ए मान लिया, तो वो लगेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है आपका 5, तो 25 आ जाएगा 5 का स्क्वायर। लंब कितना है आपका a, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है 3, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 9 इस साइड आएगा तो 25 माइनस 9 हो जाएगा बराबर a स्क्वायर, ये हो गया 16 बराबर a स्क्वायर। तो a बराबर कितना आ गया आपका 4, और a बराबर 4 लंब माना था हमने, तो 4 आ गया आपका, आ गया 4। अब देखो उसी फॉर्मूले से लाल बटे कक्का, उसने tan b का मान पूछा है आपसे, tan b लाल बटे कक्का, ये होता है साइन कॉस टेन, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका 4, आधार कितना है 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/3, tan b बराबर, ठीक है। देखो ये इससे निकालते, ये होता है आपका साइन का मान, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है कॉस का मान, आधार बटे कर्ण, ये टेन का मान, लंब बटे आधार, और इनके विपरीत कर दे जाओगे तो उसका निकलते जाएगा, ये हुआ कॉट का हो जाएगा आपका, ये सेक का हो जाएगा, ये कॉसेक का हो जाएगा, समझ गए। उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा कोट। यदि आप इसके पलट दोगे तो आप कोट के मान निकाल आएंगे, ठीक है। आपसे पूछा था टेन भी क्या, तो हमने निकाल दिया टेन का। टेन भी होता है लंब बटे आधार, लंब आपका क्या है 4, अभी निकाला हमने, आधार कितना है 3, 4/3, ऑप्शन नंबर ए। ओके, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो आपको पता होनी चाहिए विषम संख्या क्या होती है। क्या होती है विषम संख्या, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसे कहते हैं विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या 1, दूसरी 3, 1 3 5 7 9 11, कितनी गई 8 गई है, 1 2 3 4 5 6 13 15, ये होंगी, ये आपकी प्रथम 8 होगी विषम प्राकृतिक संख्या। उसने क्या पूछा, माध्य पूछा। माध्य मतलब होता है एवरेज, एवरेज कह सकते हैं आप, इनको ऐड करके जितनी नंबर ऑफ
नंबर हैं, नंबर ऑफ नंबर्स, उनको डिवाइड कर देंगे। हम इसको ऐड कर लें, 2 1 3 सॉरी 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 10 35 1 36 36 और 10 46 और 3 49 49 और 10 59 59 और 5 64, ये आपके आपका टोटल 64। अब क्या बोला था, मतलब संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो नम 64 बटे संख्याओं की संख्या कितनी है 8, 8 8 64। तो आपका जो माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का 8 आ जाएगा, प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का क्या आ जाएगा माध्य 8। तो 8 ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा। समझे? ओके आगे बढ़े। यदि 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक HCF 51m-85 के रूप में निरूपित किया जाता है तो m का मान क्या होगा। देखो आपको ये पहले तो कुछ ना करो, 51 85 के तो आपको वो पता ही होगा, क्या क्या निकालना है HCF, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, उसने पूछा है 51m-85 के रूप में निरूपित किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा आपका जो ये है ये पूरा क्या है HCF है इन दोनों का, तो पहले तो आप इसका HCF निकालें। 51 85 का HCF क्या होगा, इसकी करें प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 से जाएगा 3 दूनी 6 सॉरी 3 एकम 3 और क्या बचा 3 7 21 17 से एक बार गया, 85 से करेंगे 5 का तो ये आ गया 17। एक बार देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 17 है ना, तो इनका HCF क्या हो गया 17 नहीं हो गया, आ गया। देखो इनका जो HCF आया है आपका ये है आपका 17, ठीक है। अब उसने कहा ये जो आपका पूरा वो किसके बराबर 17 के बराबर है, इसका मतलब 51m-85 बराबर 17, यही तो कह रहा हूं। अब इसको सॉल्व करें तो 51m बराबर ये उस साइड चला जाएगा प्लस का हो जाएगा 17 + 85, तो आपका 51m बराबर 102, 85 17 ऐड करें तो m बराबर क्या आ गया आपका 102 बटे 51, 51 दूनी 102 होता है तो m बराबर क्या आ गया आपका 2 आ गया m बराबर। वैसे आपको ये करने की जरूरत थी नहीं, सीधा आप ऑप्शन उठा दे, m की जगह 2 रख दो, 2 का गुणा इसमें कराओगे आप 102 आएगा, 102 में 85 के क्या बचा 17, और देखो HCF इन दोनों का क्या है 17 ही तो है, बस आपका सीधा 2 हो जाता, पहली ऑप्शन था। आप 3 रखेंगे तो आपका HCF नहीं आएगा, देखना 3 एकम 3 3 5 15 15 - 85 करो आप, आ रहा क्या 13 5 की 8 और 14 से 8 की 68 आ रहा, आया क्या, ये इन दोनों का HCF थोड़ा ना, ठीक है। सीधे आप ऑप्शन से उठा के भी कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत बढ़िया है। 10 सेब के नमूने में एक सेब की औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई थी। बाद में यह पाया गया कि कांटे में प्रत्येक सेब का भाव 20 ग्राम कम दिखाया गया था। उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या है, सिंपल है। देखो पहले उसने गणना कम की तो 104 ग्राम था उसका वेट, था कि नहीं, मतलब जब उसने शुरुआत में 10 सेबों के नमूने में एक सेब की औसत भार की गणना की तो 104 ग्राम था। बाद में यह पाया गया कि कांटे में प्रत्येक सेब का भाव 20 ग्राम कम दिया, जितने भी सेब थे 10 सेब थे ना तो 20 ग्राम गए प्रत्येक का, तो मतलब ये होगा 20 ग्राम ज्यादा था उसमें, तो ओरिजिनल जो था वो 104 और 124 नहीं हो गया, ओरिजिनल यही तो था। देखो 10 सेब के नमूने में एक सेब की औसत भार की गणना 104 की गई, इसका मतलब प्रत्येक सेब का भार 104 था क्योंकि एवरेज बताया उसने 104। बाद में यह पाया गया कि प्रत्येक सेब का भाव 20 ग्राम कम था, प्रत्येक मतलब ये भी एवरेज है, ये मतलब हर सेब का भाव 20 ग्राम 10 सेबों तक कम था। अब उसने कहा कि ओरिजिनल, तो अगर ओरिजिनल अपन देखेंगे जो कम था वही तो ऐड हो जाएगा, तो आपको एवरेज दिया है ये सबका, और सबका एवरेज दूसरा भी दिया है 20, इन दोनों को ऐड कर देंगे 124 ग्राम था ओरिजिनल वेट उसका। ओके बढ़िया है। माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक अपॉन पी, हाँ ये तो आपको फॉर्मूले से बनेगा, इसका यदि फॉर्मूला पता है आपको तो आ जाएगा, नहीं तो फंस जाओगे आप। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 माध्य बराबर 3 मध्य का माइनस बहुलक
अपॉन पी, सॉरी फॉर्मूला होता है इतना बस, 2 माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप इससे माध्य बराबर यदि निकालें तो आपका क्या आ जाएगा, 3 मध्य का माइनस बहुलक बटे 2, ये आ जाएगा आपका, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और उसको बाकी आपको माध्य बराबर से माध्य दिया है, जो मान दिया है आपका वो क्या है, माध्य बराबर 3 मध्य का माइनस बहुलक बटे पी, यही तो दिया है, ये पूरे के नीचे बटे है, ये जो बटे लगाए इन सब के नीचे पी। तो देखो आप यदि इन दोनों को कंपेयर कराएं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा पी बराबर कितना है, 2। ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम ये सेम, सिर्फ 2 पी, यही डिफरेंट है। इसका मतलब पी बराबर कितना है आपका, 2। कोई दिक्कत, ये आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए और इसका कोई मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है, सीधा आप याद कर लें 2 माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक, तो आपका सीधा कंपेयर करोगे आप इन दोनों की कंपेयर करोगे तो आपको देखो पता चल जाएगा। या नहीं आपको कंपेयर करना तो इसको उठा के आप यहाँ रख दो तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, पी बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े बढ़े। देखो √7 + √9 कोष्टक बंद, √7 + √9 के ये माइनस है, ठीक है, √7 + √9, √7 - √9 के बराबर है, तो इसको आप सॉल्व कर लें। √7 + √9 यहाँ जाएगा आपका रूट, यहाँ आपका अगर √7 + √9, ये आपका आ गया √7 - √9। ठीक है, तो ये सीधा कुछ गुणा करा। देखो आप पहले तो यही देख लें, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल सोचेंगे तो ये a + b, ये a - b लगाएं, तो ये आपका ये नहीं हो गया a² - b² हो गया। मतलब ये हुआ कि √7 का होल स्क्वायर माइनस √9 का होल स्क्वायर, यही तो हुआ। अब √9 गुणा √9 करोगे तो 9 आ जाएगा, √7 गुणा √7 करोगे तो क्या आ जाएगा 7, ये हो गया आपका 7 - 9, 7 - 9 का मान होगा -2, प्लस का 7 है माइनस का 9 है, -2 आ गया, कौन सा ऑप्शन जी सही हो जाएगा, -2। ओके, सिंपल था ये। मतलब ये जो फॉर्मूला दिया ये a + b a - a, ये फॉर्मूला है a² - b² का, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b, बस सीधा उसी से निकाल दिया। ओके, √3 + √11 पे पावर 2 एक है। देखो आपको ये बताना, √3 + √11 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब क्या होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या तो आपको पता ही है, 0 से सभी धनात्मक संख्या क्या होती है पूर्ण संख्या, तो ये पूर्ण संख्या तो है नहीं। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है आपकी 1 2 3 4 5 है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बची आपकी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और उनका जो q आपका कभी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वो आपकी परिमेय संख्या कहलानी है। वहाँ परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या मतलब नहीं लिख, सॉरी, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो अब देखो यदि हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या, और यदि लिख सकते हैं p/q में तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। देखो आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे इसको, √3 + √11 का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर होता है, तो a करो सॉल्व आप इसे। हमने यहाँ पे खोला है a + b का होल स्क्वायर, ये a² + b² + 2ab यही होता है। तो a का मान यहाँ पे √3 दिया, ये हो गया आपका √3 का होल स्क्वायर प्लस b का मान √11 होता है, तो √11 का होल स्क्वायर
प्लस 2 गुणा क्या हो गया आपका a √3 इंटू √11 यही होता। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3 प्लस 11 √11 गुणा √11 करोगे तो रूट हट जाएगा 11 आएगा। ये आपका आ गया √2√33 इन दोनों का गुणा करा दिया 11×33 ठीक है। तो आपकी जो ओवरऑल संख्या आई वो आई 14 प्लस 2√33। देखो ये आपकी 14 तो ये एक संख्या है मतलब परमेय संख्या पूर्ण संख्या कुछ भी, लेकिन ये जो √33 है ना ये आपकी सब गड़बड़ कर देगी। √33 का आप मान निकालोगे तो इनफाइनाइट तक जाएगा पॉइंटों के बाद। मतलब ये √33 क्या है आपकी एक अपरमेय संख्या है, तो ये पूरी संख्या को क्या बना देगी अपरमेय संख्या बना देगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा अपरमेय संख्या। इसे हम p/q के रूप में नहीं ले सकते ठीक है। बढ़े आगे। यदि आपको ये बहुत डिटेल में जानना है परमेय संख्या अपरमेय संख्या तो नंबर सिस्टम का लेक्चर आज रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आप बहुत डिटेल में जान जाएंगे क्या है ये परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या अपरमेय संख्या। ओके आगे बढ़ते हैं। 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपकी एनटीपीसी CV2 में आ सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है। 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का मान क्या होगा। अब उसने क्या किया, एक 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर, एक की 14 सेंटीमीटर। तो जो छोटा वृत्त होगा वो अंदर होगा, जो बड़ा है वो बाहर होगा। तो मतलब ये होगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त तो आपका ये है ठीक, और जो 14 सेंटीमीटर वाला वो यहाँ पे होगा। इसकी जो है वो कितनी है 14 है, यही तो पूछा सर। अब उसने पूछा है कि ये जो पार्ट है कौन सा, ये वाला पार्ट, इसका क्षेत्रफल बताना है आपको। ये वाला पार्ट सिर्फ इस वाले पार्ट का। देखो उसने कहा है दो संकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे छल्ले जैसे आकार वाले क्षेत्र का क्षेत्र, यही तो है छल्ले वाला आकार, इसका क्षेत्रफल बताना है आपको कितना होगा। तो क्या करें आप इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इस वाले से ये वाला माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं। सोचो आप कि यदि आपको ये बीच का निकालना है तो आप टोटल निकाल लें इस पूरे का, और ये इसका निकाल लें और इस वाले से ये वाला माइनस कर दें तो आ जाएगा कि नहीं। तो आप पहले अब नीचे वाले का निकालें। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो क्या हो जाएगा आपका πr²। ये अंदर वाले निकाल रहे हैं ठीक, तो आप चाहे डायरेक्ट निकाल लें ऐसे। बड़ी वाले की त्रिज्या हमने मान ली r1, छोटी वाले की मान ली r2, तो ये क्या हो जाएगा πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस वाले के क्षेत्रफल से ये वाला घटा दे तो इसमें पाई कॉमन आ जाएगा, आपका आ जाएगा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। तो r1 क्या है 14 त्रिज्या है ना, तो 14 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा आपका 196 तो होता है 14 चौको 56 नीचे यहाँ से 14 14 5 19, तो ये पाई बराबर 196 माइनस 7 7 49 ये आएगा। अब 196 में से पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा ये घटा 16 में से 9 गई 7, 8 में 4 गई 4 1, यही आएगा। 7 दूनी 14, 7 कम 7, 21 का गुणा 22 में करोगे 21 दूनी 42 की 2 हाथ से लग 4, 21 दूनी 42 तो 4 46, यह होगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आए समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके इस वाले क्वेश्चन के एग्जाम में आने। देखो आरआरबी एनटीपीसी CV2 का जो एग्जाम है वो मतलब क्वेश्चन मैथ के बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आते, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आप आएंगे आपके ज्यादा 40 के समथिंग आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आप प्रैक्टिस करें, सवाल लगाएं ज्यादा से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, बस हो गया। ओके, थैंक यू क्लास, पढ़ते रहें आप। आरआरबी एनटीपीसी CV2 का टेस्ट एग्जाम आपका बहुत जल्द होगा, क्योंकि एग्जाम डेट आ गई है, ठीक है। थैंक यू क्लास।